नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें सीसीएस सीसीए रूल पूछे जाएंगे। जीएफआर 2017 से भी पूछा जाएगा क्वेश्चंस जो कि 90 मार्क्स का होगा और ये पार्ट 3 सेक्शन का है जो कि यूजफुल है आपके एफओ, एएसओ, एसएसए, जेएसए, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर और टीचिंग पोस्ट जिसमें पूछे जाएंगे ये सारे रूल्स, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और वैसे सभी एग्जाम्स जिसमें सीसीएस सीसीए रूल पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हालांकि पार्ट 3 मार्क्स 19 का जो क्वेश्चन है उसके लिए ये सिलेबस दिया गया है फाइनेंस ऑफिसर का। यहाँ पर केवीएस में क्वेश्चन आया है फाइनेंस ऑफिसर के लिए। आप एएसओ के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एएसओ के लिए भी, क्योंकि एएसओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीएफआर से क्वेश्चन रहेगा एएसओ में। एएसओ के लिए हम अलग से 90 मार्क्स का ब्रेकअप ले आएंगे। अभी फिलहाल मैं फाइनेंस ऑफिसर के लिए 90 मार्क्स का आपको ब्रेकअप दे रहा हूं जिसमें कितने मार्क्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लिखा हुआ है। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 रिलेटेड टू परचेज ऑफ जनरल स्टोर्स सर्विस एंड अवार्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी से 20 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। इनकम टैक्स एंड जीएसटी से 10 मार्क्स होगा। एफआर एंड एसआर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सीसीएस पेंशन रूल्स एंड एनपीएस से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टीए रूल्स एंड एलटीसी रूल्स 5 मार्क्स के होंगे। मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 5 मार्क्स के होंगे। प्रोविडेंट फंड रूल्स 5 मार्क्स के होंगे। डेलीगेटेड ऑफ फाइनेंशियल पावर 5 मार्क्स के होंगे। ऑलमोस्ट केवीएस में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट, उसमें ये जो पोर्शन है आपको फाइनेंस का ये पोर्शन छोड़ दिया जाए यहाँ से यहाँ तक फाइनेंस पोर्शन, तो सीसीएस रूल्स के और जीएफआर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो एएसओ के लिए हो या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो केवीएस का, उसमें ऑलमोस्ट सभी में सिलेबस ऐसा ही है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। और मैंने पहले भी बोला है कि सिर्फ ये केवीएस के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, वैसे सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है जिसमें ये रूल्स पूछे जाते हैं। जीएफआर पूछा जाता है, सीसीएस पेंशन पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, अगर उसमें जीएफआर पूछा गया है तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने आज जो टॉपिक रखा है वो रखा है 20 मार्क्स का जो पूछा जाएगा क्वेश्चन जीएफआर से, वो रखा है जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 रिलेटेड टू परचेज ऑफ जनरल स्टोर्स सर्विसेज एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी 20 मार्क्स। तो जीएफआर 2017 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और यह चैप्टर 6 से रिलेटेड है। अगर आप जीएफआर गवर्नमेंट का जो जीएफआर 2017 डाउनलोड कीजिएगा वहाँ पर देखिएगा कि जीएफआर 6 में ये चैप्टर दिया गया है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि जीएफआर का फुल फॉर्म होता है जनरल फाइनेंशियल रूल। ठीक है, और चैप्टर 6 में जो बात की गई है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। ओके, तो प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ होता है खरीदारी से, प्राप्ति से। ये आप समझ जाइए कि जितने भी खरीदारी होंगे माल का, गुड्स का मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं होता है, गुड्स एक कॉमर्शियल टर्म्स है, गुड्स का मतलब माल होता है। ओके, गुड्स को हम माल बोलते हैं और सर्विसेज का मतलब सेवा होता है। ठीक है, तो जितने भी माल और सेवाएं ली जाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या उसकी खरीदी की जाएगी उसके बारे में जीएफआर में रूल दिया गया है और वो रूल 142 टू 206, यहाँ पे 142 टू 206 तक का यहाँ पे चर्चा की जाएगी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड। और आज जो हम लोग टॉपिक रखे हैं वो 5 सेक्शन को रखे हैं, जो रूल 142 से 146 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 5-5 रूल का वीडियो बनाएंगे क्योंकि टॉपिक को इन डिटेल्स पढ़ना है और एक एक चीज़ को समझना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में एक वीडियो बनाया 142 से 206 तक पढ़ा दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो आप पूरा जीएफआर ही पढ़ लीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसको तोड़ कर बताया है और इन डिटेल्स बताया ताकि अगर आप यह वीडियो देख कर जाते हैं तो इससे आने वाले क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते। और साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा जो हम चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक का और इस केवीएस का, अगर आप पूरा मटेरियल्स चाहते हैं तो हमारा ऐप है, ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी स्पार्क के नाम से है ना, स्टडी स्पार्क लिखना है आपको, STUDIES
PARK स्टडीज पार्क, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स है, आप कोर्स परचेज कर लीजिएगा। KVS डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स, और वहाँ पे आपको इसका PDF, इसके वीडियो, इसके मटेरियल्स टोटल मिल जाएंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट से। रूल 142, रूल 142 क्या कहता है, इसको जानते हैं। देखिए, दिस जनरल रूल्स एप्लीकेबल टू ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, और यह 142 जो है उस रूल में कहा गया है कि ये जो GFR रूल है 2017, यह सरकार का जितना भी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स है, उस सब पर यह रूल लागू होगा रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस में जो भी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होते हैं, जो भी माल की खरीदारी होगी, उसके लिए जरूरी है कि सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इस रूल को फॉलो करें, और उस पर यह लागू होता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था IIT में। IIT का जूनियर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, वो लेवल 6 का पोस्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आप उसका पेपर उठाकर देख सकते हैं। याद रखना है आपको कि रूल 142 जो होता है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, और यहाँ पर यह रूल जो होता है, यह जनरल रूल सभी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के, उस पर लागू होता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। रूल 143 में गुड्स की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशंस ऑफ गुड्स हैं। अब गुड्स क्या होता है इसको जानिए। देखिए, गुड्स जो होता है, गुड्स इसका कॉमर्शियल टर्म में इसको माल बोला जाता है, ओके। जिस वस्तु हम खरीदते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो टेंजिबल होता है, एक होता है इंटेंजिबल, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये इंटेंजिबल और टेंजिबल क्या होता है। देखिए, टेंजिबल मूर्त को बोलते हैं, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हुआ। और जो इंटेंजिबल होता है वो अमूर्त होता है, अमूर्त संपत्ति जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ आवाज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यह इंटेंजिबल कहलाता है। ये दो चीज आप समझ गए। और यहाँ पे जो 143 में डेफिनेशंस दिया गया है गुड्स का, टेंजिबल और इंटेंजिबल का, उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। वो देख लीजिए, टेंजिबल एसेट्स में एज पर GFR, जो GFR 2017 है, उसके अकॉर्डिंग किस किस चीज को इंक्लूड किया गया है वो यहाँ पे लिस्ट है। टेंजिबल एसेट्स में जो रखा गया है, ऑल आर्टिकल्स को रखा गया है, जैसे कि स्पेयर्स हो गए, एसेसरीज हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फर्नीचर है, सब असेंबलीज है, मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, मशीनरी है, व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है, कमोडिटी है, शिप है, मेडिसिन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रेलवे रोलिंग स्टॉक्स हैं, लाइव स्टॉक्स है, असेंबलीज हैं, एक ग्रुप ऑफ मशीन्स हैं। ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स में किसको रखा गया है, सॉफ्टवेयर को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, लाइसेंस को, पेटेंट्स को, है ना, पेटेंट्स जो कॉपीराइट्स होता है, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज परचेज्ड, जो भी अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। जैसे गुडविल हो गया, एक गुडविल लीजिए। गुडविल क्या है, किसी कंपनी का ख्याति है, उसका प्रतिष्ठा है। अब इसको आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते, लेकिन ये भी एक गुड्स है। तो ऐसी चीजें जो हमें सर्विस के रूप में प्राप्त होती है, या फिर जिसे हम उसका वैल्यू सिर्फ समझ पाते हैं, वो सारे इंटेंजिबल्स हैं। ऐसे नाम आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब इससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, टेंजिबल एसेट्स भी पूछ लिया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी पूछ लिया जाता है, या कोई एक उठाकर डाल देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये टेंजिबल एसेट्स है कि इंटेंजिबल है, ये भी पूछ लेगा। या ये पूछ लेगा कि डेफिनेशंस ऑफ गुड्स GFR के किस रूल में वर्णित है, तो आपको बता देना है रूल 143। आगे हम लोग बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ गुड्स में ही। गुड्स के परिभाषा में किसको नहीं रखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था IIT में, GS का जो एग्जाम हुआ था, हमने पूछा है। और सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे वीडियो देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए, गुड्स की परिभाषा से इन तीनों को अलग किया गया, एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। वो क्या है, बुक्स है, पब्लिकेशंस है, पेरियोडिकल्स फॉर अ लाइब्रेरी। ये तीन चीजें जो हैं, बुक्स, पब्लिकेशंस, पेरियोडिकल्स फॉर अ लाइब्रेरी, इसको गुड्स की परिभाषा से अलग रखा गया है। ये गुड्स की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है जो गुड्स की परिभाषा में नहीं आता है, और वहां से उठाकर डाल देगा आपको, ये डाल देगा फर्नीचर, सब असेंबली, सॉफ्टवेयर, और एक ये भी डाल देगा आपको ऑप्शन, बुक्स, पब्लिकेशंस, पेरियोडिकल्स फॉर ए लाइब्रेरी। अब जो लड़का पढ़ा नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार बुक्स भी तो गुड्स ही होता है, ऐसे एसेट्स है, तो पब्लिकेशंस भी, पेरियोडिकल्स भी, ये सारे तो है एसेट्स ही है, तो बना देते हैं। लेकिन नहीं, आपको एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। आप देख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इससे। तो आपको याद रखना है कि रूल 143 में डेफिनेशंस ऑफ गुड्स हैं,
और उसमें गुड्स की परिभाषा दी गई है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, और जिसमें जो बुक्स, पब्लिकेशंस एंड पेरियोडिकल्स फॉर अ लाइब्रेरी है, इसको डेफिनेशंस ऑफ गुड्स की से एक्सक्लूड किया गया है, इसको उसके परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो बुक्स, पब्लिकेशंस, पेरियोडिकल्स फॉर अ लाइब्रेरी एक्सक्लूड्स फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ गुड्स। इट्स ओके। द टर्म गुड ऑल्सो इंक्लूड्स, अब देखिए हमने एक्सक्लूड्स के बारे में बताया था कि किसको बाहर रखा गया है, वो आपने बुक्स के बारे में पढ़ा, पब्लिकेशंस के बारे में पढ़ा, पेरियोडिकल्स के बारे में आपने पढ़ा फॉर अ लाइब्रेरी। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा तो आपको याद ही हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्लूड किया गया है, जो आपने टेंजिबल में पढ़ा, याद रखिए यहाँ पे जो आपने टेंजिबल में पढ़ा है, ये सारा जो लिस्ट दिया गया है जीएफआर में, टेंजिबल और इंटेंजिबल, उसके अलावे भी कुछ ऐसे वर्क्स एंड सर्विसेज हैं जिसको इंक्लूड किया गया है अलग से, वो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्क एंड सर्विसेज विच आर इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल। देखिए यहाँ इंसिडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है, इंसिडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक, और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है परिणामी। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आकस्मिक ही होता है। मानिए कहीं गुड्स लिया आपने, परचेज किया माल, और वहां पे क्या है कि अब दूरी में जाके आपने दिल्ली में खरीद लिया कोई मटेरियल और आपको जाना है हरियाणा, तो क्या अब बहुत सारा गुड्स आपने खरीदा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, स्वाभाविक है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, तो इसको भी शामिल किया गया है वहां पर, क्योंकि यह आकस्मिक है। कॉन्सिक्वेंशियल होता है जो कि अहम हो, महत्वपूर्ण हो, या परिणामी भी बोलते हैं इसको, ओके, जो कि जरूरी है किसके लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। एकदम ये जरूरी है, आकस्मिक है और अहम है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंश्योरेंस भी होता है, गुड्स जैसे आपने खरीदा है बहुत सारा, देखो नॉर्मली आप मोबाइल भी खरीदते हैं ना आज के दौर में, तो जो ज़्यादा महंगा मोबाइल होता है तो उसका इंश्योरेंस आपको वहीं पे करा देता है, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। मशीनरी वगैरह कंपनियां लगाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कीमती मशीनरीज हैं तो उसका इंश्योरेंस भी वो लोग कराते हैं, जिसको यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ गुड्स में इंक्लूड किया गया है, और यह जीएफआर का रूल 143 कहता है। इंस्टॉलेशन है, अब मशीनरी आपने खरीदा और उसे फैक्ट्री में लगाया, और तो फैक्ट्री में लगाया तो उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा लगाने के लिए, तो इंस्टॉलेशन का जो खर्चा आया है, जो इंस्टॉलेशन है, उसको भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। कमीशनिंग को भी किया गया है, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस को भी इंक्लूड किया गया है डेफिनेशंस ऑफ गुड्स में। याद रहेगा क्या क्या आपको याद रखना है? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, TIICT, TIICT याद रखना है, टिक्ट। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस याद रहेगा, इसको इंक्लूड किया गया है डेफिनेशंस ऑफ गुड में। 143 ये कहता है। आगे बढ़े, अब हम लोग बात करते हैं रूल 144 की, रूल 144। 144 क्या कहता है ये समझिए। ये कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग, सरकारी खरीद के लिए मूल सिद्धांत। मतलब सरकारी जितने भी खरीदारी होंगी, गवर्नमेंट का जितना भी खरीदारी होगा, तो सरकारी खरीद के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है, के लिए मूल सिद्धांत, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, हालांकि इसके मटेरियल्स काफ़ी इंग्लिश में ही मौजूद होते हैं, बट आपके लिए यूजफुल रहेगा। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना भी गवर्नमेंट में परचेजिंग होगा उसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उस और किस में दिए गए हैं? जीएफआर रूल, जीएफआर 2017 के रूल 144 में। याद रहेगा, फिर से आप याद कर लीजिए, जीएफआर 2017 के रूल 144 में 144 में पब्लिक बाइंग के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स, जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा, जितनी भी खरीदारी होगी, साथ ही साथ जो वर्क का प्रोक्योरमेंट होगा उसको भी इंक्लूड किया गया है। उसके सिद्धांत इसमें दिए गए हैं कि क्या सिद्धांत होगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, कहता क्या है ये? Every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy, transparency। तो ये कहता है कि जितना भी अथॉरिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट की,
के यूनिट है गवर्नमेंट का, इन सब में जो अथॉरिटी है, जिसको फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया गया है, इसके लिए खरीदारी के लिए, प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स, और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। याद रखिए, वो सभी अथॉरिटी जिसको फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया गया है, किसके लिए? प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स के लिए, खरीदारी के लिए, माल की खरीदारी के लिए, वस्तुओं की खरीदारी के लिए, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। तो उस पब्लिक अथॉरिटी को, उस एवरी अथॉरिटी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वह खरीदारी में क्या लाए? एफिशिएंसी लाए, इकोनॉमी लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए। कि वो एफिशिएंट हो, इकोनॉमी हो उस खरीदारी में, और वो ट्रांसपेरेंट हो। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए 3 सिद्धांत हैं उनके, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? इसको इन डिटेल्स अब हम पढ़ेंगे आगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग, ये 144 में दिया गया है। और फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एवरी अथॉरिटी क्या है? जितने भी अथॉरिटी हैं उसको, जिसको डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है, जिसको फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया गया है, वो जब भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए परचेज करेंगे तो उनको क्या करना है? ट्रांसपेरेंसी रखना है। ट्रांसपेरेंसी रखना खरीदारी में, ये नहीं कि अब भ्रष्टाचार हम वहाँ पे कर दें, करप्शन जिसको बोलते हैं, है ना? करप्शन जिसको बोलते हैं, करप्शन होता ही है। अगर मान लीजिए किसी एक को फेवर किया जाए, अगर जिसके अंदर पावर है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स है प्रोक्योरिंग के लिए, प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स के लिए, करप्शन चाहे तो कर सकता है। क्या करेगा? किसी एक एजेंसी को फेवर कर देगा और उससे कमीशन ले लेगा परचेजिंग का। तो ये पावर, ये जो जीएफआर रूल 144 कहता है, वो ये कहता है कि आपको इसमें बायस नहीं रहना है, किसी एक के प्रति, किसी एक को फेवर नहीं करना है। रूल के अकॉर्डिंग वो एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी होनी चाहिए, इकोनॉमी हो, और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि एकदम फेयर हो और इक्विटेबल हो, बराबर हो, सबको आप बराबर माने। वहाँ पे आपको अगर परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे कि आपको एक माल खरीदना है, कोई एक वस्तु खरीदना है, तो आप मार्केट में जाइए, कम से कम 3 कोटेशन लीजिए और 3 कंपनी का कोटेशन देखिए और इसका रेट कंपेयर कीजिए कि कौन सा एजेंसी है या कौन सा दुकान है, कौन सा शॉप है जो इस एक माल का कॉस्ट लगा रहा है, कितना कितना। मान लीजिए किसी एक कंपनी के पास गए आप और उसने इसका रेट जो है, जो एक पेन आपको खरीदना है, उस पेन का कीमत इसने 100 रुपया रखा। कोई एक ए है, ए ने 100 रुपया बताया। अब बी के पास गए, बी ने 80 रुपया बता दिया। अब सी के पास गए, सी 110 रुपया बता दिया। अब मानिए यहाँ पे 110 रुपया कोई बता रहा है, कोई 80 रुपया बता रहा है, कोई 100 रुपया बता रहा है, तो इसका आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना लीजिए, सीएस बना लीजिए, और उसमें दिखाइए कि ये 3 कंपनी है, ए बी सी। एक ने बताया है 100 रुपया, बी ने बताया 80 रुपया और सी ने बताया 110 रुपया। तो एज पर रूल कहता है कि जो लीस्ट हो, जब जो सबसे कम में देता है, आपको वहां से खरीदना है। तो ट्रांसपेरेंसी आई ना यहाँ पे, आपने एक डेमोक्रेसी दिया हुआ है यहाँ पे कि कोई एक जो है अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता, प्रतिस्पर्धा आया यहाँ पे, कंपटीशन की भावना जगी, इससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। आगे हम लोग इसका विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में कि कितना का परचेजिंग करने पर क्या रूल है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि अगर अप टू 25,000 खरीदते हैं तो उसका क्या रूल है, अप टू 5 लाख खरीदते हैं तो उसका क्या रूल है, अप टू 10 लाख का क्या रूल है, अप टू 30 लाख का क्या रूल है। तो वो सारी चीज़ें जीएफआर में बताई गई हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू किया है। यहाँ पे कहता है ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर सप्लाई एंड प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब मैंने बता दिया ना यहाँ पे कंपटीशन के लिए, जैसे ही कोई चीज़ सप्लाई होगा या प्रमोशन करेंगे आप, तो उसमें प्रतिस्पर्धा लाने के लिए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए आपको इन 3 जो सिद्धांत है इसको फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे और आपको पूरा याद हो गया होगा। यहाँ पर हमने बताया है कि जो गवर्नमेंट ने जीएफआर 2017 में जो रूल 144 है उसके अकॉर्डिंग 10 प्रोसीजर्स को बताया है और इन्होंने 10 प्रोसीजर्स दिए हैं। वो क्या क्या है? पहला प्रोसीजर इन्होंने दिया है द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट। देखिए, जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोक्योरमेंट का, उसके लिए आपको उसमें डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि क्या क्या डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए। आप जो कोई प्रोक्योरमेंट करते हैं, मानिए आपने कोई टेंडर निकाला अपने यहाँ गुड्स की सप्लाई के लिए, माल आपूर्ति के लिए आपने टेंडर निकाला, और टेंडर जो निकाला उस टेंडर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके प्रोसीजर्स को इन्होंने बताया है कि उसमें डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, साथ में आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें हैं उसके लिए आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए कि हमको ये चीज़ चाहिए। इन्वेंट्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो फेयर होना चाहिए,
आप क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट साइकिल होना चाहिए उसका, आपका प्रोक्योरमेंट के लिए क्या करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, उनको एक बार एक करके पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हम पहले से शुरू करते हैं। पहला कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसकी चर्चा होगी आगे। आपको याद रखना है कि पहला में दिया गया है डिस्क्रिप्शन, याद रहेगा, पहला में दिया गया है डिस्क्रिप्शन। दूसरा है द स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी टाइप्स। अब जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं उसका क्वालिटी, उसके टाइप्स, ये आपको दिया गया है 144(2) में। ठीक है, इसको ऐसे लिखता है जीएफआर 144(2) में ये बातें कही गई। ठीक है, क्या चाहिए, जो आपका क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, जो भी मटेरियल आप खरीद रहे हैं उसका टाइप कैसा होना चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। थर्ड में कहता है जीएफआर 144(3) में कहता है कि दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बी फ्रेम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन सरकारी विभाग है उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाए जाने चाहिए। क्लियर है। वही रूल 144(4) कहता है कि अवॉइड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। देखिए, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पे रूल दिया गया है। ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। हालांकि इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे इन डिटेल्स, बट थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं यहीं पे। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे रूल दिया गया है, गवर्नमेंट ने ये कह रखा है अपने जीएफआर रूल्स 144(4) में कि भैया अगर आपके पास डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है, आप प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी हो, आप खरीदना चाहते हो सामान, तो इतना ही माल खरीदो संस्था में कि वो जितनी जरूरत है उतना ही हो। ये नहीं कि जरूरत से अधिक आप खरीद ले। अब जरूरत है 5 की तो आप 5 ही खरीदो या 6 खरीद लो। ये नहीं कि जरूरत है 5 की और खरीद लिए 10। अब क्या होगा, 10 अगर खरीद लिए, एक साल में हमारा खर्चा होगा 5, तो 5 तो बच गया रेस्ट। अब 5 जो रेस्ट बच गया उसको रखने के लिए, उसका स्टॉक में मेंटेनेंस करने के लिए, इन्वेंटरी स्टॉक के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसका इन्वेंटरी करने के लिए क्या होगा कि इस पे खर्च आएगा। अब उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मानिए आपने 10 मशीन खरीद लिया, 5 ही यूजफुल हुआ, 5 आपका ऐसे ही पड़ा रह गया, तो उसके इन्वेंटरी कॉस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके रखरखाव पे खर्च आएगा, उसके मेंटेनेंस पे खर्च आएगा। तो इस चीज को बोला गया है कि आप अवॉइड करो। ये कहा गया 144(4) में। आई थिंक कि आपको यहाँ तक याद होगा। 144(1) में कहा गया डिस्क्रिप्शन है, 144(2) में कहा गया स्पेसिफिकेशन है, 144(3) में कहा गया कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये 3 तो ऐसे ही याद आपको हो गया। 144(4) में कहा गया है कि अवॉइड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, आपको इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट को अवॉइड करना है। अब 144(5) में क्या कहा गया है, ऑफर शुड बी इन्वाइटेड फेयर। वो ये कह रहा है कि एकदम फेयर हो, नीट एंड क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो ऑफर आप निकाल रहे हैं वो एकदम फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब अगर आप टेंडर निकाल रहे हैं तो टेंडर जो होना चाहिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबका जो आपका डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ये सारे सबके लिए एक ही होने चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे दो और दूसरे को नहीं दो। देखिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कैसे दिया जा सकता है, इसको समझिए। हमने टेंडर निकाला और टेंडर में लिख दिया क्या कि भैया हमको टाटा मोटर्स का ही ये सामान चाहिए। जो एजेंसी है, कोई मानिए कोई शॉपकीपर है, वो मान लीजिए बजाज का भी बेचता है मटेरियल, महिंद्रा का भी बेचता है, टाटा का भी बेचता है, लेकिन आपने क्या कह दिया कि हमको टाटा का ही चाहिए। जब आपने ये बात बोल दिया तो आपने क्या किया, किसी एक एजेंसी को फेवर कर दिया। तो भाई बजाज, महिंद्रा, इन सबके साथ तो अन्याय हो गया ना। तो इन सब चीजों से आपको क्या करना, इन सब चीजों को अवॉइड करना है और किसी स्पेसिफिक ब्रांड को या नेम को इंक्लूड नहीं करना है। आगे इसकी चर्चा होगी। यही बोला गया है कि जो ऑफर आप करेंगे वो एकदम फेयर होना चाहिए, उसमें कोई भी झोलझाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इनवाइटेड फेयर 144(5). 144(6) में क्या कहता है, 144(6) कहता है ऑफर एडिक्वेटली मीट्स द रिक्वायरमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो ऑफर है, जो आपने टेंडर निकाला है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो एकदम जो आपने स्पेसिफिक किया हुआ है ना, जो आपने टेंडर निकाला हुआ है, एकदम आपकी जरूरत के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि आपका, मान लीजिए आपको जरूरत है ब्लेड का, ठीक है, ब्लेड की आवश्यकता है, जो कि 1 रुपए में भी आती है ब्लेड, जो कि नॉर्मल मिलता है, आप देखते हैं, उससे भी काम हो सकता है।
और उसी ब्लेड का एक एडवांस वर्जन आता है जिलेट गार्ड, आता है ना गार्ड करके, कोई जिलेट गार्ड करके, अब देख लीजिएगा स्पेलिंग भाई, जिलेट गार्ड आती है ब्लेड, जो कि नॉर्मल 1 रुपये या 2 रुपये का जो ब्लेड है इससे महंगा होता है, ये 5 रुपये का होता है या 10 रुपये का होता है। तो क्या है कि देखिए इसी स्पेसिफिकेशन पे सरकार का मात्र 2 रुपये खर्च हो रहा है, यहाँ पे 10 रुपये खर्च हो रहा है, तो 8 रुपये तो अननेसेसरी है, रिक्वायरमेंट से अधिक हो गया ना। तो ऐसा मतलब ये मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया है एग्जाम्पल। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अगर अथॉरिटी हो, आपके अंदर फाइनेंशियल पावर वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया हुआ है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि आप डीडीओ हो, डीडीओ का मतलब समझ रहे हैं ना, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो होता है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बोलते हैं। तो इन सब की चीज़ों की जानकारी उनको होनी चाहिए कि भैया जो चीज़ ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग हमको लाना है, फालतू चीज़ें नहीं लानी है। ओके, आगे है 144(7), यहाँ पे कह रहा है प्राइस ऑफ द सेलेक्टेड ऑफर इज रीजनेबल। आपने जो प्राइस मतलब किया है, कोट किया है, मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ 5 रुपए की मिल रही है, तब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 3 रुपए का ऑफर निकाल दीजिए, टेंडर निकाल दीजिए कि हमको भैया 3 रुपए में ही चाहिए, तो कोई आएगा ही नहीं। तो आपको रीजनेबल निकालना है, ये भी बात बोली गई है जेएफआर में। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप जो मार्केट रेट है उसमें आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। आप मार्केट को देखो, मार्केट को रीड करो, उसके अकॉर्डिंग आप टेंडर बनाओ या फिर अपना ऑफर बनाओ, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। प्राइस ऑफर क्या है, प्राइस ऑफ दी सेलेक्ट ऑफर इज रीजनेबल, ये किस में कहा गया है, 144(7) में। 144(8) में क्या कहा गया है, 144(8) में कहा गया है एट द स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट द कंसर्न प्रोक्योरिंग अथॉरिटी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड। अब जितना भी स्टेज है जो प्रोक्योरमेंट का, आपने जो भी स्टेज बना है, मानो पहले स्टेज पे आपने डिस्क्रिप्शन बनाया, स्पेसिफिकेशन बनाया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हुआ, तो जो कंसर्न, जो भी उससे कंसर्न प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है, उसको क्या करना है कि रिकॉर्ड करना है, उसका मेंटेन करना, उसको मतलब मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड। 144(9) में क्या बोला गया है, एक कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल। और प्रोक्योरमेंट साइकिल का जो होता है एक कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। एक शेड्यूल होना चाहिए कहाँ से, तो ओपनिंग टेंडर, ओपनिंग ऑफर लिख सकते हैं आप, ओपनिंग टेंडर टू क्लोजिंग तक, टू क्लोजिंग। जो अवार्ड वगैरह करते हैं ना, क्लोजिंग यानी अवार्ड टेंडर, किसी को अगर आपने टेंडर अवार्ड किया दिया है, वहां तक का साइकिल आपको प्रोक्योरमेंट का कंप्लीट साइकिल होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे आप टेंडर निकालेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कितने दिनों में बिड खुलेगा, क्या क्या होगा, ये सारा आपका एक साइकिल होना चाहिए। ये चीज़ें आपको 144(9) में बताया गया। 144(10) में प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। 144(10) में बोला गया है कि भैया आपको माल खरीदना है, 1 साल में कितना आपको माल लगेगा, जिस तरह से आप बजट बनाते हैं ना साल के खर्चों के लिए, कि 1 साल में इतना खर्च होगा, एस्टिमेटेड खर्च के लिए आपने बजट बनाया, उसी प्रकार 1 साल में आपके कितने परचेज होंगे, कितने खरीदारी होंगी, कितना सेल होगा, सॉरी कितना परचेज होगा, कितना आप प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, उसके लिए आपको एनुअल प्लान बनाना है। क्लियर? इसके लिए जस्ट लाइक अ बजट है। इससे क्या होगा ना कि जब आप एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बना लेंगे तो आपको एस्टिमेशन करने में सहूलियत मिलेगी, आप एस्टिमेट कर पाएंगे। अगर बजट ही बनाना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भैया बजट में हमको इतना रुपया प्रोक्योरमेंट के लिए चाहिए, तो ये जरूरी है। ये 144(10) में कहा गया। चलिए इसको रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा 144(1) में डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए डिस्क्रिप्शन। 144(2) में हमने पढ़ा स्पेसिफिकेशन। 144(3) में हमने पढ़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। 144(4) में हमने पढ़ा अवॉइड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। 144(5) में हमने पढ़ा ऑफर शुड बी इन्वाइटेड फेयर। 144(6) में पढ़ा ऑफर एडिक्वेटली मीट्स द रिक्वायरमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। 144(7) में पढ़ा प्राइस ऑफ द सेलेक्टेड ऑफर इज रीजनेबल। 144(8) में पढ़ा द स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट द कंसर्न प्रोक्योरिंग अथॉरिटी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड। 144(9) में पढ़ा एक कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल। और 144(10) में पढ़ा प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब जो हमने वो टॉपिक्स बताए हैं आपको, जो आपको 10 पढ़ाएगा ना, ये प्रोसीजर्स होते हैं 144। देखिए ये इसको हम आत्मा बोल सकते हैं, का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये 10 सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को आपको याद रखना है कि भैया 144(1) में क्या कहा गया है, 144(2) में क्या कहा गया है, ये याद रखना है। अब इन सिद्धांतों में क्या क्या चीजें हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके पढ़ते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि सर आपने मात्र 5 रूल ही क्यों पढ़ाए, इतना डिटेल्स तो जेएफआर में भी नहीं बताया गया है, वहां तो सीधा लिख दिया गया है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे समराइज करके दी गई है, ये आपके लिए फायदेमंद है। क्लियर?
अब हम लोग 144 एक ए पढ़ते हैं। एक ए, देखिए 144 एक ए यहाँ पे लिखने का मतलब कुछ और है। आपने तो 144 एक ही पढ़ा है और 144 एक में आपने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। लेकिन 144 एक को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया। एक 144 एक ए, 144 सब क्लाउज एक ए और 144 सब क्लाउज एक बी। ये दिया गया है आपको, मैंने बता भी दिया पहले कि जो हम ऑफर निकाल रहे हैं या टेंडर निकाल रहे हैं, तो आप एज पर रिक्वायरमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को दीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है, क्या चाहिए, फंक्शंस क्या होने चाहिए, उसके जेनरिक एंड मेजरेबल जो कंटेंट होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। अगर मानिए कोई सर्विस आप लेना चाह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसमें आपको लिखना है, ठीक है, कि जो उसका टेक्निकल जो होता है वो टेक्निकल को स्पेसिफाई करना है, उसके क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को स्पेसिफाई करना है। क्लियर है? तो ये 5 चीज़ों को आपको वहाँ रखना है, उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, जेनरिक एंड मेजरेबल, स्पेसिफाई, टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब आप डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। क्लियर है? तो ये 5 चीज़ें पार्ट ए में रहती हैं उनकी। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में साफ साफ कहा गया, मैंने बताया भी था कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेवर नहीं करना है। तो यहाँ लिख दिया है 144 एक बी में, नोट इंडिकेटेड अ रिक्वायरमेंट फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, ब्रांड। ये 3 चीजें जो हैं ये कभी भी नहीं होना चाहिए। 2 पार्ट में 144 एक बटा ए और बी, जिसमें डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि भैया डिस्क्रिप्शन जो होंगे आपके वो एकदम क्लियर होने चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनरिक एंड मेजरेबल, स्पेसिफाइड, टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरा ये है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो किसी पार्टिकुलर ट्रेडमार्क का नहीं होना चाहिए, उसका ट्रेड नेम आप वहाँ पे नहीं लिखिए, उसके ब्रांड को नहीं लिखिए। बताया था ना आपको एक एग्जांपल कि भैया हम टाटा मोटर्स नहीं लिख सकते वहाँ पर कि हमको टाटा मोटर्स का ही ये चीज़ चाहिए, या फिर टाटा मोटर्स क्या है, वो हमको बजाज का ही नहीं चाहिए। हम किसी एक कंपनी को यहाँ पर फेवर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इन चीज़ों से बचना होगा। और इससे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग में रूल 144 में ये पूछ लेगा कि जो हम प्रोक्योरिंग करने जाएंगे तो क्या वहाँ पे ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, ब्रांड वर्णित करेंगे, क्या ये आवश्यक है ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर गुड सप्लाई के लिए? तो नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है फिर वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, नोट इंडिकेट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम एंड ब्रांड। इस 2 के बारे में 144(2) क्या बोलता है? दी स्पेसिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टाइप, इटीसी। स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, गुण के बारे में बोल रहे हैं, उसके जो भी टर्म होने चाहिए 144(2) में बताया गया है स्पेसिफिकेशंस के बारे में। क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द प्रोक्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन खरीद रही है कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खरीद रही है उसको ये एकदम साफ साफ लिखना होगा, उसमें स्पेसिफाई करना होगा कि भैया हमको 5 क्वांटिटी में ये सामान चाहिए। 5, कोई एक चीज़ है ना, जैसे मानिए एक पेन चाहिए, तो इसमें हमको 5 क्वांटिटी में चाहिए, रेट हमको 50 का चाहिए और यहाँ पे अमाउंट आप तो स्पेसिफाई करना होगा एकदम, क्वांटिटी भी साथ में आपको क्वालिटी क्या चाहिए। दी स्पेसिफिकेशन सो वर्कड आउट शुड मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंक्लूडिंग सुपरफ्लुअस एंड नॉन एसेंशियल फीचर्स व्हिच मे रिजल्ट इन अनवारंटेड एक्सपेंडिचर। यही चीज जो हमने यहाँ पे बता रखा है आपको, 144 कहाँ पे बताया है, यहाँ पे आपको हमने बताया है पूरा डिटेल्स में, है ना। तो स्पेसिफिकेशंस जो आप देंगे उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिकेशन आपने दिया है उसमें ऐसा सुपरफ्लुअस नॉन एसेंशियल फीचर्स को, नॉन एसेंशियल विशेषताओं को इंक्लूड मत कीजिए, जिसके कारण क्या हो कि वही सामान जो मार्केट में 5 रुपए का मिल रहा है, आपके इस सुपरफ्लुअस एंड नॉन एसेंशियल फीचर्स के कारण, ऐड करने के कारण इसी का कॉस्ट 10 रुपये का होगा। 144(2) में स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं और वो इन 2 चीज़ों को आपको याद रखना है कि क्या क्या है। नेक्स्ट है 144(3). 144(3) में कहा गया है दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मे बी फ्रेम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। अब बोला गया है कि जो आपका जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाए जाने चाहिए। वो क्या? बेस्ड ऑन दी नेशनल टेक्निकल रेगुलेशंस और रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स और बिल्डिंग कोड्स। देखिए, जो टेक्निकल रेगुलेशंस है वो हमारा नेशनल, जो हम इंडिया में अगर है, हमारा राष्ट्रीय टेक्निकल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वह रिकॉग्नाइज होना चाहिए नेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। या फिर मानिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए वो कर रहे हैं टेंडर,
कंस्ट्रक्शंस के लिए कर रहे हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आलतू फालतू चीज जो मन में हुआ वो ऐड कर दिया, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएफआर कहता है, जीएफआर रूल 144(3), रूल 144 सब क्लाउज 3 जीएफआर 2017 का कहता है कि भैया जो आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कर रहे हो उसका जो फ्रेमिंग होनी चाहिए वो एज पर रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, और वो जो रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए ये 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। वो क्या होना चाहिए? बेस्ड ऑन नेशनल टेक्निकल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए नेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, या तो बिल्डिंग कोड्स के होना चाहिए अकॉर्डिंग। इन देयर एब्सेंस, अब ये नहीं है, मानो ये तीनों के अनुपस्थिति के वजह से अगर ये तीनों अनुपस्थित हैं, ठीक है, तब क्या होना चाहिए? बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तब हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाई करेंगे। और ये देखिए, ये केस कब आता है? ये केस तब आता है जब हम कोई भी चीज अब्रॉड से, है ना, प्रोक्योर करते हैं, तब होता है ये सब चीज। अब कब विदेश से कोई भी चीज हमको माल मंगाना है, ठीक है, तो वहां पर आप अपने नेशनल टेक्निकल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां पर आप आईएस को प्रेफर कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? 144(3) में ही हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को पढ़ रहे हैं। उसमें अब कहा गया है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट अब्रॉड। अब जो यहाँ पे बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, प्रोजेक्ट जो है अब्रॉड से है, तो वहां पर क्या होना चाहिए? इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट अब्रॉड, द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द होस्ट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट। अब जो होस्टिंग कर रही है, जो होस्ट बेनिफिशियरी है, जिसको ये बेनिफिट होना है, ठीक है, उसके टेक्निकल, मतलब उसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, उसी फ्रेम किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। मान लीजिए, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंडिया है, ये यूएसए है। अब क्या है कि होस्ट कंट्री, होस्ट बेनिफिशियरी हो गया इंडिया, इंडिया को माल चाहिए, क्लियर है, और हम यूएसए से माल प्रोक्योर कर रहे हैं, यूएसए की एजेंसी है, तो इसको यह आवश्यक है कि यह जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाए, जो फ्रेम करें, तो होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है, इसके नीड के अकॉर्डिंग, इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाए, ये इसकी कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पे वही बोला, द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बी फ्रेम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ द होस्ट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट, होस्ट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट, क्लियर? तो बेनिफिशियरी यही है ना, ठीक है। Provided that a procuring entity may, for reason to be recorded in writing, adopt any other technical specification। भैया हमने किसी अन्य और वजहों से, मतलब इस कारणों से किसी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को अडॉप्ट किया है, ये लिखकर उसको देना है, ठीक है। अब बात आती है 144 सब क्लाउज 4 की, GFR 2017 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग रूल 144 सब क्लाउज 4, और ये कहा गया है अवॉइड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के बारे में। 144(4) में क्या कहा गया है? अवॉइड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या करना है? टू अवॉइड परचेज क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हमने पहले ही बताया था कि हमको जरूरत है 5 का और हमने खरीद लिया 10, जो कि अननेसेसरी है, 5 एक्स्ट्रा हो गया ना, सरप्लस हो गया। तो यहाँ पे इस 5 के मेंटेनेंस के लिए हमको मेंटेनेंस कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा, इन्वेंटरी कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। तो इस चीज को अवॉइड करना है आपको, इससे बचना है, उसी के बारे में इस रूल में कहा गया है, टू अवॉइड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, 144(5) पे आते हैं। 144(5) फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग के बारे में है। 144(5) में ऑफर शुड बी इनवाइटेड फेयर, ये भी आपने चर्चा कर लिया। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रीजनेबल प्रोसीजर्स होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, एकदम बराबरी का हक सबको दीजिए, एकदम फेयर होना चाहिए, कहीं बेईमानी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। और जो प्रोसीजर होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोसीजर अपना रहे हैं जो मार्केट को मीट ही नहीं करता है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही नहीं है। अब पेन का कीमत है 3 रुपया, आप बोले नहीं हमको 1 रुपया में देना है, 2, ये रीजनेबल है? प्रोसीजर नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, ये 144(5) में बोला गया है। फेयर होना चाहिए।
अब आइए 144(6) में, ऑफर एडिक्वेटली मीट्स द रिक्वायरमेंट्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो है एडिक्वेट मीट रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे बोला गया है द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शुड बी सेटिस्फाइड दैट द सेलेक्टेड ऑफर एडिक्वेटली मीट्स द रिक्वायरमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो 144(6) है ना, यहाँ पे हमने 5 को स्किप तो नहीं किया, 5 हमने चर्चा कर लिया। 144(6) हम लोग बात कर रहे हैं। 144 सब क्लॉज 6, उसमें बोला गया है कि प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को यह सेटिस्फाइड हो लेना है, संतुष्ट हो लेना है कि जो उन्होंने ऑफर सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है। देखिए अब जो भी बाइंग होती है नॉर्मली जेम से होती है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही प्रोक्योरमेंट की जाती है गवर्नमेंट एंटिटी में, सरकारी विभागों में। तो वहां पे क्या होता है, जस्ट लाइक आप जेम पे गए हैं, जेम पोर्टल पे जाइएगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं ना, उसी तरह से वहां पे क्या होती है कि जो भी एजेंसी है जो माल सप्लाई करती है, बेचती है, वहां पे लिस्टेड होती है एजेंसी जेम पोर्टल पे, और वो क्या करती है कि जो सामान बेच रही है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑफर्स वहां पे ऐड करके रखती है कि भैया हमारे ये स्पेसिफिकेशंस है, हम ये देते हैं, वो देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको टैली कराना है, मीट कराना है और सेटिस्फाइड हो लेना है कि हाँ भैया ये सामान जो हमको बेच रहा है, ये फलाना एजेंसी, फलाना ए और बी या सी, जो भी आपने सेलेक्ट किया है जेम पोर्टल पर जाकर या टेंडर के माध्यम से, जो भी आपने ऑफर दिया है वो मीट कर रहा है आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग कि नहीं, ये आपको सेटिस्फाइड हो लेना है। ये बोला गया है 144 सब क्लॉज 6 में। 144 सब क्लॉज 7, प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड ऑफर इज रीजनेबल। ये हमने बात कर लिया है, द प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी शुड सेटिस्फाइड इटसेल्फ दैट द प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड ऑफर इज रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी रिक्वायर्ड। अब ऐसा होना चाहिए कि प्राइस जो आपने प्रोक्योर किया है वो रीजनेबल तो होना ही चाहिए। मार्केट में 8 रुपए का सामान मिल रहा है, आपने इसका कॉस्ट 6 रुपए रखा और कोई एजेंसी रेडी हो गई घाटे में भी आपको देने के लिए, तो कोई एजेंसी घाटे में आपको सामान क्यों देगी? सोच कर देखिए। स्वाभाविक है कि वो क्वालिटी में क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। आपको जो 8 रुपए में क्वालिटी वाला सामान सप्लाई करता, वो अब इस क्वालिटी को घटा देगा, वो 6 रुपए का बना देगा इसको। तो क्वालिटी में आपको कमी करके फिर माल सप्लाई करेगा, तभी उसको बेनिफिट होगा। अगर क्वालिटी के साथ 6 रुपए में देगा तो उसको तो घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइस रिजनेबल भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो क्वालिटी है उसका वो एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्वालिटी में कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी होना चाहिए। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं 144 सब क्लॉज 8 के बारे में चर्चा करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। 144 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। देखिए आप फिर से रिकैप कर सकते हैं। 142 में क्या बोला गया है कि ये इम्प्लीकेशंस होते हैं सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पे, ये रूल है ना, रूल इम्प्लीकेशंस आपको हम रिकॉल करा दे रहे हैं। रूल इम्प्लीकेशंस टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। 143 क्या कहता है, डेफिनेशंस ऑफ गुड्स, और 144 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा है, पब्लिक बाइंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग, ठीक। और 144(8) क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एट द स्टेज ऑफ प्रोक्योरिंग द कंसर्न प्रोक्योरिंग अथॉरिटी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड, क्या होना चाहिए, इन प्राइस टर्म्स द कंसिडरेशन विच वेड विद द व्हाइल टेकिंग द प्रोक्योरमेंट डिसीजंस। तो जो रिकॉर्ड में प्लेस करना चाहिए हर चीज को, उसका प्राइस टर्म्स भी लिखना चाहिए और प्रोक्योरमेंट का जो डिसीजंस है ये इन सब चीजों को आपको रिकॉर्ड करना है। ये हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब भाग रहे हैं आगे आगे आपको बताकर, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब 144 सब क्लॉज 9 के बारे में पढ़ते हैं। एक कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल, ये भी हमने बता रखा है। फॉर द डेट ऑफ इशूइंग द टेंडर टू डेट ऑफ इशूइंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पब्लिश्ड व्हेन द टेंडर इज इशूड। एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। साइकिल क्या होना चाहिए कि भैया आपने क्या किया कि टेंडर इशू किया, तो एक शेड्यूल आपको बना रखना है कि इतना तारीख को हम टेंडर निकालेंगे, मैंने 23 को टेंडर निकाला, 15 दिन का टाइम दिया आपने, 23 7 30 हो गया और फिर 8 उधर, हम 8 तारीख को, मानिए कि 23 अप्रैल है तो 8 मई को हमारा क्लोजिंग डेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 10 दिन आप ले लीजिए स्क्रूटनी के लिए, फिर आप बोलेंगे कि भैया 18 मई को जो है हम आपका टेक्निकल बिड खोलेंगे, या फिर जो भी है आपका प्रोक्योरमेंट का टोटल काम इसी दिन हो जाएगा।
या फिर अगर आपके पास क्या है कि पहले टेक्निकल चेक होता है बाद में फाइनेंशियल होता है, तो फिर आप 10 दिन का टाइम लीजिएगा, 28 मई को हम ये करेंगे, है ना। या फिर यहीं पे सब हो जाता है तो यहीं 28 तारीख को हम क्या करेंगे, टेंडर अवार्ड करेंगे। जो भी विनर होगा, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, जिसको भी टेंडर हमने अलॉट किया है, तो इसका एक साइकिल आपको पहले से ही मेंटेन करके रखना है। इसको 144(9) में बोला गया है कि एक कंप्लीट शेड्यूल प्रोक्योरमेंट साइकिल होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं 144(10) की। 144 सब क्लॉज 10, प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट शैल प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर एंड द सम शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन देयर वेबसाइट। और वेबसाइट पे भी इसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। आपका प्रोक्योरमेंट प्लान तो होना ही चाहिए, जैसे जस्ट लाइक एनुअल बजट। आपने बजट बनाया है, अगर आप जॉब में हैं तो, क्योंकि ये जॉब वाले लोग ही ज़्यादातर इस टाइप की वैकेंसीज को भरते हैं, तो उनको पता होगा कि किसी भी ऑफिस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बजट बनाया जाता है 1 साल का। और वहाँ पे क्या होता है कि बजट के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन हो जाता है कि इतना भैया हमारा खर्चा होगा, इतना इनकम होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करती है और फिर रन करती है। उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, और उस प्लान को क्या करना है, आपको वेबसाइट पर पब्लिश भी करना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे रूल 144(10) पूरा हमने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल्स। अब आपको लगा होगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया है, क्लियर है। और इसी तरह की वीडियोस और क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, J7050743900। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप होता है। कोर्स के बारे में जानकारी अगर चाहिए, कुछ भी अगर आपको इशू होता है तो उन सब का समाधान हो जाएगा। आप मेल भी कर सकते हैं। बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा स्टडीज पार्क का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप करते रहें। अब हम लोग बात करते हैं रूल 145 के बारे में, 145। भैया ये 145 कहता क्या है? ऑथोरिटीज कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स। देखिए यहाँ 145 में कहा गया है परचेज ऑफ गुड्स के बारे में, है ना। ऑथोरिटीज कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स टू इनकर एक्सपेंडिचर में सैंक्शन द परचेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन पब्लिक सर्विस इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। अब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग आपको गुड्स का परचेज करना है, खरीदारी करनी है, ठीक है। और जो भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे वो सारे होने चाहिए पब्लिक सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के अकॉर्डिंग। जो कि अब हम लोग बात करते हैं रूल 146 का। ये हम पढ़ रहे हैं GFR 2017 रूल 146, जो कहता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऑन मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का हिंदी होता है लामबंद करना। लामबंद होता है, मोबिलाइज करना भी होता है, ठीक है। इसको आप भी लिख सकते हैं लामबंद के लिए या लामबंदी के लिए अपेक्षित माल का प्रापण या प्राप्ति, जो आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो होता है मोबिलाइजेशन। ये क्या है? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन शैल बी रेगुलेटेड बाय स्पेशल रूल्स एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये 146 में प्रोविजंस दिया गया है कि अगर कहीं मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह रेगुलेट हो रहा है स्पेशल रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर जो टाइम टू टाइम रूल्स इशू होते हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। वहाँ पर ये GFR 146 के अकॉर्डिंग छूट दिया गया है 144 से। वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस का जो है अपना रूल्स, जो स्पेशल रूल्स है वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। The consolidated fund of India is defined under which article of constitutions? ये तो पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा और GFR में भी इन्होंने बता रखा है। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो इंडिया का, वो आर्टिकल 266 सब क्लाउज 1 में वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 266 सब क्लाउज 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिफाइन किया गया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट है 1950 का, उसके अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है और ये बोला गया कि इन टर्म ऑफ आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। तो जब भी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो 267 सब क्लाउज 1 में इसका वर्णन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 267 सब क्लाउज 1। याद कीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसमें है? 266 सब क्लाउज 1 में। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसमें है? आर्टिकल 267 सब क्लाउज 1 में। याद रखना है कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंसोलिडेटेड 266 सब क्लाउज 1, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 सब क्लाउज 1। क्लियर? द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया रेफर टू इन डैश आर्टिकल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। डैश आर्टिकल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये बोला गया है कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? तो यह है आर्टिकल 266 सब क्लाउज 2। 266 सब क्लाउज 2 में वर्णित है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। हमने क्या क्या पढ़ा? कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स। अब बताइए कंसोलिडेटेड को हमने पढ़ा 266 सब क्लाउज 1 में, कंटीजेंसी को पढ़ा 267 सब क्लाउज 1 में, पब्लिक अकाउंट्स को पढ़ा 266 सब क्लाउज 2 में। क्लियर? 3 क्वेश्चन आपको याद करा दिया हमने। अब है नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, विच टर्म विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशंस ऑफ गुड्स। देखिए ये आपने पढ़ लिया ना, डेफिनेशंस ऑफ गुड्स के अंतर्गत कौन नहीं आता है। याद कीजिए आपने इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स पढ़ा है, ये आता है पब्लिक गुड्स में, डेफिनेशंस ऑफ गुड्स में आता है ना। तो क्या पूछ रहा है? विच टर्म विल नॉट कम अंडर परव्यू ऑफ डेफिनेशंस ऑफ गुड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिनेशंस ऑफ गुड्स में क्या नहीं आता है? टेंजिबल प्रोडक्ट्स आता है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आता है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स आता है, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, शिप्स ये सब आते हैं, लेकिन बुक्स, पब्लिकेशंस और पेरिकल्स नहीं आते हैं। बुक्स, पब्लिकेशंस और पेरिकल्स नहीं आते हैं डेफिनेशंस ऑफ गुड्स में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और वो पूछ रहा है आपसे GFR 2017 डैश कंटेंस डेफिनेशंस ऑफ गुड्स। इस GFR मतलब रूल में कौन सा रूल है 2017 GFR का जिसमें गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है? हमको याद है 143, याद कीजिए 143, फिर से याद कीजिए 142, 143, 144, 145, 146। ये 5 ही रूल हमने पढ़ा है आपको। 5 में क्या पढ़ाया है हमने? पहले पढ़ाया है आपको कि ये इम्प्लीकेशंस है किसका? रूल्स का। किस पर? ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स या और डिपार्टमेंट्स। ठीक है। 143 में हमने क्या पढ़ा? 143 में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस ऑफ गुड्स के बारे में, गुड्स पढ़ा था। 144 में हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और ये इसमें 10 पढ़े थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग, याद आया? पब्लिक बाइंग। 145 में क्या पढ़ा था? याद कीजिए 145 में हमने पढ़ा था परचेज ऑफ गुड्स, और 146 में पढ़ा था मोबिलाइजेशन। पढ़ा था ना? एक बार और देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। 145-46 देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया था परचेज ऑफ गुड्स में कि आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर जो इनकर हुआ है, to incur expenditure may sanction the purchase of goods required to use in public service in accordance with provisions in the delegation of financial power rules। ठीक है। और 146 में क्या बोला गया था कि procurement of goods required on mobilization during the continuance of military operations shall be required by special rules and orders issued by the government on this behalf from time to time। ठीक है। स्पेशल रूल्स के बारे में बोला गया था मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, इतना याद रखिएगा। 146 में याद रहेगा, ये भूलना नहीं है, हमारा पढ़ाया हुआ बंदा भूलता नहीं है। ठीक है, एकदम याद करके रखना है। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है डैश प्रोक्यूरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट शैल हैव
द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी इन मैटर रिलेटिंग टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट. Procuring goods in public interest shall have the responsibility to bring efficiency, economy and transparency. पढ़ा था पब्लिक इंटरेस्ट के लिए 3, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी, 3 पढ़ा था ना, इन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट. तो उसमें 144 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक प्रोक्योरिंग अथॉरिटी की, कि जो अगर वो गुड्स प्रोक्योर कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो क्या लाए, फेयर लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी लाए पब्लिक प्रोक्योरमेंट में. ठीक है. और वो क्या होता है, अगर इन पब्लिक सर्विस है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, तो जो अथॉरिटी है डेलीगेटेड विद फाइनेंशियल पावर, उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि वो एफिशिएंसी लाए, इकोनॉमी लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए. यह रूल 144 में बोला गया है, तो यह सही है और यह भी सही है. तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. ये दोनों सही है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7. While making a public procurement, the description of the subject matter should not contain which of the following. कहता है कि जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट बना रहे हैं तो वहां पे जो स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है ना, स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन, तो उसमें बोल रहा है कि जो डिस्क्रिप्शंस है उसमें से कौन सा जो है डिस्क्रिप्शन जो हम बनाते हैं तो वो इंक्लूड नहीं है, इसमें कौन सा जो है कंटेंट नहीं करता है. एक कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल, ये तो आपने पढ़ा था, ये करता है प्रोक्योर, है ना. क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड, ये भी हमने लिखा था, ये भी करता है. उसमें आप डिस्क्रिप्शन जाकर पढ़िए एक बार, डिस्क्रिप्शन में हमें बताया, हम आपको फिर से दिखा देते हैं. तो एक कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल है उसमें लिखा हुआ. क्लियर है. ए क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी प्रोक्योर्ड, ये भी रहेगा. ए पार्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड, यह जो है नहीं होगा. 144 एक बी में पढ़ा था ना, 144 सब क्लाउज 1 ए में है ये सब चीज. एक कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड, टेक्निकल सेटिस्फैक्शन, ये सब है 144 सब क्लाउज 1 ए में. और 144 सब क्लाउज बी में क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम एंड ब्रांड को इंक्लूड नहीं करना है जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट आप करते हैं. तो देखिए एकदम क्वेश्चन बनता जाएगा आपसे. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. अब कहता है इन केस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट. टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए बोल रहा है कि जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आपको परचेज ऑफ क्वांटिटी एक्सेस नहीं करना है. ये कहा गया था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में, आपने पढ़ा था ना. इसका आंसर हो जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और यह है रूल 144 सब क्लाउज 4 में. याद आया. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सरप्लस कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके बारे में चर्चा नहीं है. बात है हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के बारे में, यहाँ पे चर्चा की गई थी. याद आ गया. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. डैश शैल प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर एंड द सम शुड आल्सो बी प्लेस्ड ऑन देयर वेबसाइट. देखिए एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान के बारे में जो बताया गया है 144 सब क्लाउज 10 में, आपने पढ़ा है इसको. और इसमें क्या कहा गया है कि किसको है कि मतलब कौन जो है प्रिपेयर करेगा एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर एंड द सम शुड आल्सो बी प्लेस्ड ऑन देयर वेबसाइट. और वेबसाइट पर भी इसको प्लेस करेगा. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये नहीं करेगा, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी नहीं करेगा, लाइसेंस ऑफिसर नहीं करेगा, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ये करेगा. ठीक है. और ये भी IIT के एग्जाम में पूछा गया है और कई लड़कों ने लाइसेंस ऑफिसर मार दिया था आंसर, जबकि आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट. यही सही आंसर है. ठीक है. तो यहाँ पे 9 हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है विच फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर एन अथॉरिटी डेलीगेट विद फाइनेंशियल पावर फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट. यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जा रही है. पब्लिक इंटरेस्ट मैंने बताया था ना 144 में, ये प्रिंसिपल है एसेंशियल. इसके लिए है अथॉरिटी जो है डेलीगेटेड विद फाइनेंशियल पावर फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट. तो उसका क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अकाउंटेबिलिटी है उसकी कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट
करें सप्लायर्स के लिए, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये सब सही है ऑल ऑफ दिस। अगर आपने हमारा क्लास किया है, अपने बढ़िया से पढ़ा है, ध्यान को केंद्रित करके रखा है, तो आपको इन 10 क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप कि आपने यहाँ पर पूरा सेशन कंप्लीट किया है और आपको बहुत कुछ जानकारी भी मिली है। थैंक्स हमारे YouTube चैनल पे आपने पूरा सेशन देखा उसके लिए। और साथ ही साथ हमने आपसे बोला है कि अगर आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से स्टडी स्पार्क के नाम से, और हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे 7050743900 पे। कोर्स के रिगार्डिंग बात अगर करनी है तो आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। कॉल नॉट अलाउड, कॉल नॉट अलाउड, बिकॉज मैं भी बहुत बिजी हूँ और हम आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या सर आप तो, मतलब कई लोगों ने बोला है कि आप इगोइस्टिक हो, ये हो वो हो। ऐसा नहीं होता है। आप हमारी जगह खुद को रख कर देखिए, बहुत सारी कॉल्स आने लगते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको टोटल कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।